गुड आफ्टरनून ऑल। मैं सुमन फ्रॉम इंडियन फाउंडेशन से आप सभी पार्टिसिपेंट को हिंदी ब्रेकआउट सेशन में आप सभी को वेलकम। तो मेरा वॉइस आप लोगों के पास क्लियर आ रहा है क्या? कोई कंफर्म कर सकता है? जी सुमन जी, आपका आवाज आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो हम आज 3 सेशन होने वाला है और 3 असेसमेंट होने वाला है। जो पहला सब सेशन है उनको लीड करेंगे भट्टराम जी, दूसरा सब सेशन को लीड करेंगे हमारा मनोज जी, और तीसरा सब सेशन को लीड करेंगे हमारा करण जी। तो पहला सब सेशन जो भट्टराम जी लीड करेंगे, उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आप लोग माइक को म्यूट में रखेंगे, और जो भट्टराम जी और सेशन के दौरान जो भी सवाल आता है उनका आंसर भी आप लोग देते रहेंगे। और भट्टराम जी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। भट्टराम जी जो है बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और वो मास्टर डिग्री कर चुके हैं टीस से, और वो वाटर क्वालिटी कोर्स भी कर चुके हैं। तो मैं भट्टराम जी को मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो पहला जो सब सेशन है उनको आगे की ओर ले जाए। हेलो हेलो, अब वॉइस आ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ। यस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आज के सेशन में। आज हम मिलके जल जीवन मिशन और विलेज एक्शन प्लान के अंतर्गत जल गुणवत्ता को हम कैसे देखते हैं और इसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल जीवन मिशन, जिसका टारगेट है कि 2024 में हर घर में जो फंक्शनल जल होगा, और तो इसके अंतर्गत अगर पानी तो आ जाएगा सबके घर के नल में, लेकिन जल गुणवत्ता को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि जो आज दिन तक जो पानी की गुणवत्ता की जो भी हम बात करते हैं, तो कोई भी स्कीम बनी है पहले, पेयजल स्कीम, वो इसकी हिस्सा रही है या फिर नहीं रही है? आप इसमें लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ, एक हाँ हाँ क्या हेलो हेलो, सुमन जी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, आपका वॉइस आ रहा है। आवाज आ रही है आपकी? बुक कर रहे हैं। जी जी। हाँ सॉरी, स्क्रीन लोड नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, जैसे योगेश कुमार जी बोल रहे हैं कि आज दिन तक जो स्कीम है इसमें पेयजल का हिस्सा रहा है। सचिन यादव जी बोल रहे हैं, जी बिल्कुल। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम कि जो स्कीम बनी है, कौन सी स्कीम में इसका हिस्सा रहा है और कौन सी में नहीं रहा है। जैसे आप सभी देख सकते हैं कि 1972 में एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम बनी थी। त्वरित ग्रामीण पेयजल जो आपूर्ति के लिए एक स्कीम बनी थी 1972 में। फिर उसके बाद 1986 में एक स्कीम बनी थी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना जिसको बोलते हैं। फिर उसको बाद में राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन बोला गया, जो 1986 में बना था, वो 1986 में। फिर 1991 में नॉन कवरेज और पार्शियल कवरेज और फुली कवरेज का डेटा, सरकार ने डेटा एकत्रित किया था कि अपने देश में जो एरिया में, कौन से एरिया में वाटर की सप्लाई पूरी है, कहाँ पे कवरेज नहीं है, कहाँ पे थोड़ा कवरेज है, कहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद 1992 में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे जिला स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था आई, जिसमें ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए ऐसे जिला परिषद। तो उसमें फिर जो वाटर है, वाटर की जो स्कीम है वो पंचायत लेवल पे कैसे बनेगी, इसके ऊपर इन्होंने डेटा वापस स्थापित किया। और पंचायत के बाद 1994 में कवरेज डेटा को पुनः वेरीफाई किया। फिर उसके बाद 1999 में फिर वापस सरकार ने जो था डेटा, कवरेज डेटा को फिर अपडेट किया गया। और उसके बाद 2002 में जो सर्वजल धारा एक स्कीम आई थी, जिसमें 90%
गवर्नमेंट का रहेगा, 10% पंचायत का अनुदान, और वो स्कीम थी 10 लाख तक की स्कीम बन रही थी। फिर उसके बाद 2003 में जो भारत निर्मल स्कीम के तहत नॉन कवरेज का जो डेटा था या स्लिप पे या वाटर क्वालिटी का, तो इसमें जो स्कीम आई थी 22,000 करोड़ का जो बजट था वो स्कीम बनी। फिर 2003 में कवरेज का जो डेटा था वो वापस स्थापित किया गया। फिर 2006 में जो पानी के जो कवरेज, मतलब जहाँ सप्लाई है कि वहां तक सप्लाई है, कवरेज का मतलब अगर किसी को नहीं पता हो तो कवरेज का डेटा फिर 2006 में स्थापित किया। फिर 2008 में 16.61 लाख जो हैबिटेशन है, जिसको हम डाणी बोलते हैं या फिर हैबिटेशन बोले तो फला बोलते हैं, या फिर जो गांव का छोटा हेमलेट होता है, वहाँ 16.61 लाख जो हैबिटेशन है वहां पे ये इसका डेटा अपडेट किया। फिर 40.49 इसमें या तो फुली कवरेज था या पार्शियल कवरेज थी इसमें से जो हैबिटेशन है। फिर 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो पहले क्या है कि ये अलग से डिपार्टमेंट नहीं था, अलग से मंत्रालय नहीं था, तो 2011 में मंत्रालय बना। फिर 2012 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी है और सरकारी भी हिस्सा है, वो मॉडल स्थापित हुआ जो जल उपचार संयंत्र के लिए, जो वाटर क्वालिटी का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए पीपीपी मॉडल शुरू हुआ। फिर 2016 में हैबिटेशन के आधार पे पाइपलाइन काम पे है, गई है नहीं गई है, उसका एक सब मिशन शुरू हुआ, जिसको हैबिटेशन लेवल का जो पाइपलाइन का सब मिशन कहा गया, वो 2016 में शुरू हुआ। फिर उसके बाद जल जीवन शुरू हुआ। तो ये तक तो आप सभी को शायद होप पूरा स्कीम का हो गया होगा कवरेज की। 1972 में जो स्कीम आई, 1972 में जो ARWSP एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई, फिर 1986 में नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन बना, फिर इसको राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन बोला गया। फिर डेटा जो कवरेज डेटा स्थापित को वेरीफाई किया, फिर ऐसे करके भारत निर्मल स्कीम आई, फिर मंत्रालय बना, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो शुरू हुआ। और अब क्या आप पढ़ना हो तो इसको गूगल पे भी ज्यादा पढ़ सकते हो। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, जो इसका क्या इतिहास है, तो 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट जो अपना मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ही एक डिपार्टमेंट बना था, पेयजल और आपूर्ति विभाग, जिसको DWS बोलते हैं। 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई और एक अलग से डिपार्टमेंट बना। फिर 2010 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय बना, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का एक मिनिस्ट्री बना वो अलग से। फिर 2019 में जो कि जल शक्ति मंत्रालय बन गया। पहले आप एक जो फोटो देख सकते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में बोरवेल रिंग के साथ के सूखा बचाव के लिए जो समुदाय आधारित जल आपूर्ति और प्रबंधन में बदलाव हुआ था। पहले जो समुदाय आधारित जो हम बोलते हैं कम्युनिटी लेवल पे जो इसका वाटर सप्लाई का और मैनेजमेंट, तो वो पहले सूखा जो बचाव के लिए जो बोरवेल हुआ था वो एक स्कीम चली थी। फिर उसके बाद एक समान पेयजल जो गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल जारी हुए थे, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के जो प्रोटोकॉल है, उसकी 2005-6 में वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्विलांस की स्थापना की। उसके बाद हर साल लगभग 120 लाख पानी के जो नमूने लेते हैं, जो सैंपल जो वाटर क्वालिटी का जो होता है टेस्टिंग, उसको लेते हैं, और 50 से 60 लाख जो जल के रिसोर्स है उनसे वो सैंपल लिए जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो सैंपल को वाटर क्वालिटी का जो लैब है, जो हमारे साथ PhD के साथी लोग जुड़े हुए हैं, केमिस्ट जुड़े हुए हैं, लैब असिस्टेंट जुड़े हुए हैं, तो वो वहां जाके लैब में टेस्टिंग होता है। तो हर साल लगभग 120 लाख पानी के नमूनों को इकट्ठा किया जाता है। ये नमूने 50 से 60 लाख जो जल के रिसोर्स है, जो स्रोत है, तालाब है, बावड़ी है, नाली है, वहां से लिया जाता है, और वापिस जो लैब है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर कहीं ब्लॉक लेवल पे, उस लैब में जाके टेस्टिंग होता है। अभी इसके अनुसार जो यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का जो मॉनिटरिंग का प्रोटोकॉल है, इसके अनुसार सरकार अभी अधिक से अधिक जो प्रयोगशाला है वो लैब स्थापित कर रहे हैं, और ताकि जो लैब टेस्टिंग का जो वाटर की क्वालिटी जो सेक का जो होता है परीक्षण, उसका जो गैप है, उस गैप को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। फिर अभी मेरा अगला सवाल है
कि क्या जल जीवन मिशन जो है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। आप बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका वाटर क्वालिटी टेस्टेड इन लैब, जी बिल्कुल, लेकिन इसका जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जल जीवन मिशन। हाँ बिल्कुल, FSTC बिल्कुल बिल्कुल, फंक्शनल हाउस होल्ड के लेवल का जल का कनेक्शन देना, हर घर पानी पहुंचाना, बिल्कुल, हर घर में स्वच्छ साफ, जी बिल्कुल, जितेंद्र सिंह जी बिल्कुल, रामचंद्र यादव जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य ये है कि हर जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार है वहां पे फंक्शनल जो है वाटर का एक नल पहुंचना है और पानी आ रहा होगा, तो हर घर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, और वो भी किफायती दर पे। आप जैसा कि JJM का जो डैशबोर्ड है उसको देख सकते हैं कि आज दिन तक इतने हाउस होल्ड्स को नल के कनेक्शन मिल गए हैं और इतने वाटर के टैप कनेक्शन हो गए हैं, और इस डेट पे ये डेटा सब वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार रूरल एरिया में कार्यात्मक जो है फंक्शनल घरेलू नल कलेक्शन होना चाहिए। अभी अगला मेरा सवाल है, क्या जल जीवन मिशन में भारत में हर जगह एक आम स्थिति है? जो हमारा जल जीवन मिशन है इसकी स्थिति क्या भारत में एक समान है? आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं वापस दोहराता हूं अपने सवाल को। जो जल जीवन मिशन है इसकी भारत में आम स्थिति कैसी, मतलब एक समान स्थिति क्या है जो इसकी इम्प्लीमेंट? नो नो, नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में जल जीवन मिशन की एक जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है और यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम चलाई है, तो इसलिए विविधता है। तो जैसे आपने सुना ही होगा कि गुजरात और तेलंगाना में बड़े स्तर की जो स्कीमें चली है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चली थी पहले, फिर ग्राम लेवल की भी बहुत सारी स्कीम चली है, जैसे बिहार में ग्राम एवं मल्टी ग्राम, जो बहुत सारे ग्राम के स्तर की स्थानीय लेवल की योजना बनी। फिर पंजाब में समुदाय आधारित पानी के उपचार और आपूर्ति की स्कीम बनी। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग योजनाएं बनी है, तो इसलिए हमारे यहाँ जल आपूर्ति की जो एक समानता नहीं है, इसलिए जल जीवन की भी जो जल जीवन मिशन है इसकी भी विविधता है। फिर दूसरा, राज्यों के भीतर जो जल गुणवत्ता भूगोल है, वाटर क्वालिटी जो है अपने यहाँ जल की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग है। कहीं फ्लोराइड ज्यादा है, कहीं जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि अपना ये कोस्टल एरिया है, फिर कहीं आर्सेनिक ज्यादा है, कहीं नाइट्रेट है, और अपने यहाँ पहाड़ियां हैं, झरने हैं, कहीं तटीय क्षेत्र है, कहीं मैदान है, जलोढ़ मैदान पूरा, कहीं सटानी भूमि है। तो इसलिए अपने यहाँ जो भौगोलिक जो है विविधता वो भी बहुत है, इसलिए जल गुणवत्ता अलग अलग है, कहीं कुछ अलग इशू है, कुछ अलग है। फिर अगला सवाल है कि अगर ये सब विविधता है तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ये जो हमारी जल विविधता है इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। बिल्कुल, टेस्टिंग से मैं वापस अपने सवाल को दोहराता हूँ कि जल जीवन मिशन की जो या फिर जल विविधता का जो विविधता है जल गुणवत्ता की, या फिर जल जीवन मिशन या कोई जल की आपूर्ति की कोई भी स्कीम की, सब स्टेट वाइज या भौगोलिक, तो इसको बिल्कुल दूर कैसे किया जा सकता है? वाटर टेस्टिंग बिल्कुल, लोकल प्लानिंग, स्थानीय स्तर पर टेस्टिंग बिल्कुल, टेस्टिंग अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, जल अभियान चलाकर बिल्कुल, वाटर पॉल्यूशन को रोक के बिल्कुल, वाटर टेस्टिंग से, जी बिल्कुल, सफाई से, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि जैसे आप सबने बताया कि इसका जो समाधान है इसको कोई बोल रहा है टेस्टिंग करके किया जा सकता है, कोई स्थानीय लेवल पे, बिल्कुल सही जवाब है आपके, एक स्थानीय लेवल पे हम लोग मिलके, क्योंकि सब जो सेंट्रल से जो होता है कोई भी डिसीजन उसके अकॉर्डिंग योजना नहीं बन सकती, क्योंकि विविधता है, तो जहाँ जिस जगह जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम योजना बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आंगनवाड़ी या फिर समुदाय की महिलाएं बैठी है एक साथ और मिलकर प्लान करती है, तो जिला और ब्लॉक और ग्राम स्तर की लोकल लेवल पे योजना बनाई जाएगी, तो ही इसका समस्या का समाधान संभव है। तभी हम वाटर क्वालिटी को मैनेज कर पाएंगे, इसको मॉनिटरिंग कर पाएंगे, इसका निगरानी कर पाएंगे। फिर स्थानीय स्थिति और आकांक्षा के आधार पे जो हमारी प्रतिक्रिया है कि हमारी लोकल नीड क्या है, हमारे स्थानीय स्तर पे हमारी क्या जरूरत है और हमारा स्टेटस क्या है पानी का, फिर हमारे लोगों की एस्पिरेशन क्या है, हमारे लोगों की आकांक्षा क्या है, पानी का किस टाइप का सिस्टम चाहते हैं हम, क्या हमारे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। फिर स्थानीय नियोजन में सभी समुदाय की भागीदारी, सभी समुदाय मिलके
महिलाएं पुरुष सभी का प्रतिनिधित्व हो, तो सब मिलके अगर स्थानीय करते जो योजना है स्थानीय लेवल पे इसका समाधान कर सकते हैं। तो अभी अगला सवाल है कि जल जीवन मिशन के भीतर नियोजन की इकाई क्या है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम नियोजन कैसे कर सकते हैं? कौन सी इकाई के माध्यम से इसका नियोजन हो सकता है? चैट बॉक्स में आप लिखते जाइए। प्लानिंग करके स्थानीय रूप से, लेकिन इस नियोजन की इकाई क्या है? मतलब जल जीवन मिशन में वीएपी, बिल्कुल वीएपी जो है प्लान है, विलेज एक्शन प्लान, उसके अंतर्गत हम कर सकते हैं प्लानिंग। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है सलील श्रीवास्तव जी कि आपने विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी का बताया कि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी है जो विलेज लेवल पे कमेटी बनती है, BWSC जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से हम जो योजना बना सकते हैं और उस योजना से इसका समाधान संभव है। जैसे जल आपूर्ति की सहभागी योजना, जैसे आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे जो एक रिसोर्स मैप बना रहे हैं, गांव के जो संसाधन है उसका एक मैप बना रहे हैं और इसमें आप तालाब बना हुआ है, कहीं बावड़ी है, रोड है, सब समुदाय के लोग मिलके बन रहे हैं। तो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी एक कमेटी बनी हुई होती है गांव लेवल पे, जो इसका काम होता है कि गांव का जो विलेज एक्शन प्लान है VAP वो बनाना और पानी की जो भी गुणवत्ता है, पानी की क्या स्कीम बनेगी, पानी की आपूर्ति कहाँ से होगी, इसके बारे में पूरा प्लानिंग करना और आगे इसको भेजना। फिर इसका फिर आगे मॉनिटरिंग भी ये कमेटी करेगी, सर्विलांस भी ये करेगी। तो ये जो कमेटी है ये VAP बनाएगी और BWSC की सहायता के लिए एक IS है जिसको इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी बोलते हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। वो PST के साथ मिलकर काम करती है। BWSC की कैपेसिटी बिल्डिंग है, कुछ भी कोई सपोर्ट करना है, VAP बनाने में हेल्प करना है वगैरह, उसकी जिम्मेदारी ISA की रहती है। तो ISA इनकी BWSC की सहायता करती है VAP बनाने वगैरह सब में। फिर अगला सवाल है कि VAP किन किन भागों को समायोजित करता है? आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए। विलेज एक्शन प्लान जो है इसके अंदर कौन कौन से भाग शामिल है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं अपना सवाल को दोहराता हूं कि विलेज एक्शन प्लान जो है इसके अंदर कौन कौन से भाग हैं, मतलब विलेज एक्शन प्लान में कितने भाग आएंगे, क्या क्या चीज पे हम फोकस करेंगे और क्या क्या बनाएंगे? शेष त्रिपाठी जी बता रहे हैं पानी की उपलब्धता, बिल्कुल। रोड वाटर, बिल्कुल शायद सपना पटेल जी बोल रहे हैं कि जो सरफेस वाटर जो हमारा रन ऑफ है पानी जो जाता है उसका, बिल्कुल। टेस्टिंग जी बिल्कुल, ये लिखते जाइए आप चैट बॉक्स में। पानी की शुद्धता, बिल्कुल। तो VAP में है तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट है, हम शामिल करेंगे कि गांव की जनसंख्या क्या है, गांव में कितने लोग रहते हैं, बुनियादी भौगोलिक जानकारी क्या है, गांव में पहाड़ है, समतल है, मैदान है, कैसा एरिया है हमारा। फिर जल का स्थिति विश्लेषण करेंगे, वहाँ हमारे गांव में जल की स्थिति क्या है, कितने तालाब में पानी रहता है या फिर ट्यूबवेल में क्या पानी का लेवल है, या और गांव की क्या मतलब स्थिति है उसका विश्लेषण। फिर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना, फिर विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी है वो जो स्थिति का प्रस्ताव भेजेंगे कि हमें आगे हमारे गांव में 15 साल के लिए 20 साल के लिए हमारे पानी की क्या स्कीम होनी चाहिए। तो ऐसे करके जो इसमें शामिल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडेक्स में इंपॉर्टेंट जो डेट्स लिखी जाएगी, कितने तारीख को मीटिंग होती है, फिर विलेज की डिटेल, फिर ग्राम पंचायत की, फिर पंचायत में जो वाटर सप्लाई की हिस्ट्री क्या है, फिर वाटर क्वालिटी क्या है, फिर सोर्स की सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी, जो इसको मतलब लंबे समय के लिए सतत जो रहेगी ये स्कीम उस पे। फिर कन्वर्जेंस भी किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट मिलके सब, बहुत सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग स्कीम रहता है, जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया कर रहा, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कर रहा, फिर वाटरशेड, ग्राउंड वाटर का, फिर PhD। तो ऐसे करके सब डिपार्टमेंट का कन्वर्जेंस भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, फिर ऐसे करके ये VAP बनता है। आगे मेरा अभी सवाल है कि VAP के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता कैसे आएगी? तो विलेज एक्शन प्लान में आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए कि हम अगर VAP तो बना लेंगे लेकिन पानी की गुणवत्ता को कैसे शामिल करेंगे? वाटर प्लांट, बिल्कुल लिखते जाइए आप चैट बॉक्स में। टेस्टिंग जी बिल्कुल जी। VAP के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? टेस्टिंग, FTK, कंटिन्यू टेस्टिंग, बिल्कुल। तो जैसा कि आप सब बता रहे हैं कि VAP के अंतर्गत इसके लिए पानी की गुणवत्ता के लिए जल गुणवत्ता निगरानी समिति बनाएंगे, या तो हम लोग, या जल गुणवत्ता निगरानी के लिए कुछ सदस्यों को जिम्मेदारी देंगे, या BWSC का काम होगा कि वो नियमित रूप से जल गुणवत्ता की निगरानी करें, स्वच्छता निरीक्षण करें
और ग्रे जल का प्रबंधन करें। तो ये वीएपी का जो टूल है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि वाटर क्वालिटी नेटवर्क जो वेबसाइट है, वाटर क्वालिटी नेटवर्क पे आपको ये वीएपी का टूल मिल जाएगा कि वीएपी में क्या क्या सर्विलांस में आएगा, सैनिटरी इंस्पेक्शन कब हुआ, वाटर सोर्स क्या है, सोर्स की लोकेशन क्या है, फिर वाटर क्वालिटी के सोर्स के क्या रिजल्ट है, वो सब ये जो टूल बना हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो वीएपी के लिए जो वाटर क्वालिटी कैसे आएगी कि वहाँ पे एक निगरानी की समिति बनेगी या फिर हम समुदाय के साथ मिलकर निगरानी कर सकते हैं, नियमित इसका टेस्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन अभी अगला सवाल है कि इसको लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं हम एक बार में टेस्टिंग कर लेंगे, 2 बार में करेंगे, लेकिन लंबे समय तक हम इस जल गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं। सर्वे ऑफ जी बिल्कुल, आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं सवाल को दोहराता हूँ। क्या हम इसे दीर्घकालीन जल गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में स्थापित कर सकते हैं? यस बिल्कुल सरला जी, विलेज कम्युनिटी बिल्कुल, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस बिल्कुल, अवेयरनेस यस थ्रू वीडब्ल्यूएससी जी बिल्कुल जी। तो जैसे आप सब बता रहे हैं कि समुदाय की भागीदारी से हम इसे लंबा चला सकते हैं। जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट जो वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं डूंगरपुर में, राजस्थान से पानी का परीक्षण करते समुदाय के सदस्य, ये यहाँ कम्युनिटी से मेंबर है और वही वाटर क्वालिटी जो एफटीके से टेस्टिंग कर रहे हैं। वैसे जब तक समुदाय मिलके इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, समुदाय इसका निगरानी नहीं करेगा, इसके नियंत्रण में समुदाय भूमिका नहीं निभाएगा, तब तक इसको लंबा नहीं चला सकते। क्योंकि पानी की गुणवत्ता एक ऐसी समस्या है कि हमेशा के लिए होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने टेस्टिंग कर लिया, 6 महीने बाद पानी का जो क्वालिटी चेंज हो सकता है, महीने भर बाद हो सकता है। तो इसलिए रन टाइम समस्या है। तो इसलिए हमेशा इसके लिए हमें निगरानी की भी जरूरत रहेगी और नियंत्रण के लिए मतलब सतत एकदम हमें प्रयास करने की जरूरत है कि हम महीने भर के बाद हम टेस्टिंग करेंगे, 6 महीने बाद, ऐसे करके समुदाय एक कमेटी बना ले या फिर समुदाय के साथ लोग मिले। तो इसके लिए हमें इसकी स्थिरता के लिए स्थायी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्विलांस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए अगर मनोज जी जो अगले सेशन में आपको पढ़ाएंगे, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्विलांस के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है कि समुदाय का व्यवहार कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए सामुदायिक भागीदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या योगदान हो सकता है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आप मोबाइल में देख सकते हैं कि डैशबोर्ड है। पहले तो जो हमारा डिजिटल इंडिया है, इससे पहले तो सब ऑफलाइन हुआ करते थे। अभी व्हाट्सएप की मदद से, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। इनके जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सर्विलांस का डेटा को हम एक साथ रख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंजीनियर से भी जुड़ सकते हैं। जैसे कुछ अगर हमें रेड अलर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई ट्रैक करने योग्य है, क्योंकि इसका जल्दी से कार्रवाई करवा सकते हैं। कितने दिन पहले हमने वाटर टेस्टिंग किया था उसका डेटा रख सकते हैं हम। तो सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा, सारांश ये है कि सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ जो कार्य योजना है वो जल जीवन मिशन की रीढ़ है। वीएपी में जल गुणवत्ता इनपुट एक अनिवार्य मानक है और इसके लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। विलेज एक्शन प्लान जो है, इसमें जल गुणवत्ता एक इनपुट जो है वो अनिवार्य है और इसके लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। वीएपी के बाद वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्विलांस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर सामुदायिक भागीदारी को सक्षम करने से व्यवहार परिवर्तन और स्थिरता मदद मिल सकती है, जो कि अगले सेशन में आपको मनोज जी पढ़ाएंगे और करण जी पढ़ाएंगे कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं और जो समुदाय की भागीदारी है उसकी मदद से हम बेहतर वाटर क्वालिटी का नियंत्रण और निगरानी कैसे कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इंडियन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फॉर्मेटिव जो सत्र है असेसमेंट का लिंक डाल दीजिए इसमें। थैंक यू वेटराम जी। तो मैं टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करूंगा वो चैट बॉक्स में लिंक को भेज देंगे। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके इंडम से एक लिंक आया है, उसको यूज करके आप असेसमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। और असेसमेंट कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं, और असेसमेंट का लिंक नहीं मिला तो भी आप लोग चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं।
स्कोर भी आप लोग सबमिट कर सकते हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं चैट बॉक्स में, और कौन सा सवाल आपको अच्छा लगा है या कौन सा सवाल आपको इंटरेस्टिंग लगा है, उसको भी आप लोग चैट बॉक्स में। आप लोग जो लिंक मिल गया है इसमें रिस्पॉन्स करते भी जाइए, और आप ये भी बताते जाइए कि आपको कौन सा सवाल अच्छा लगा, और कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो भी 2 मिनट मनोज जी सत्र शुरू करेंगे, उससे पहले हम उसका बता सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 42 रेस्पॉन्सेस आ चुके हैं, जिसमें से 2.3 एवरेज स्कोर है 5 में से। तो आप लोगों का भी स्कोर जो है चैट बॉक्स में नियंत्रण डाल सकते हैं, स्कोर जितना भी कर रहे हैं। थैंक यू 5 आउट ऑफ 5 रखने के लिए, 4 आउट ऑफ 5 सचिन जी थैंक यू। अनाम बनाओ जी थैंक यू 5 आउट ऑफ 5 रखने के लिए। जिन लोगों का कंप्लीट हो रहा है प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में भी आप लोग यूज कर सकते हैं और अपना स्कोर भी डाल सकते हैं, और जो भी इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों को लगा है वो भी आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ पूछना हो तो अभी 2 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं जब तक सब असेसमेंट करते हैं। अभी हम पिछले साल से काम कर रहे हैं तो जो या नाम लोग मनोज जी बोले नाम रॉन्ग है तो इनका आप बाद में इनसे बात कर लीजिएगा और नाम सही हो जाएगा, नहीं तो अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो आप वहाँ नेम से जो नहीं आ आपका रहा है सही तो आप नाम है लिख व्हाट्सएप दीजिए ग्रुप में वहाँ। पूछ सकते हैं किस लिए नहीं आ रहा है, वो लोग हेल्प कर सकते हैं नियम से। तो आप लोगों का पहला भी स्टार्टिंग कोड मिल गया होगा, उसको भी कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आप लोगों का जो पीडीएफ सेशन है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग कोड और एंडिंग कोड जो लास्ट असेसमेंट के बाद मिलता है उसको भी आप लोग डालते रहिए। अभी स्टार्टिंग कोड मिल गया होगा, आप लोग कंप्लीट करते रहिए। तो ये आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो सबसेशन 2 उसको लीड करने वाले हैं मनोज कुमार जी। जो मनोज कुमार जी हैं वो बेसिकली इंडियन फाउंडेशन से वाटर क्वालिटी कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और वो जो सेशन में चैंपियन भी बन चुके हैं, और ट्रेनर का बहुत एक्सपीरियंस भी उनके पास है। तो मैं मनोज कुमार जी को रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना जो सबसेशन 2 को आगे की ओर ले जाए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, और थैंक यू भट्टराम सर। सर ने बहुत अच्छे से सेशन लिया है, और सभी साथियों को मेरा नमस्ते। नमस्ते जी। तो अभी सभी साथियों का नंबर भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, देखिए 5 में से 4, बहुत अच्छे। नमस्ते, नमस्ते रूपाली जी, नमस्ते, नमस्ते। तो सभी साथियों को नमस्ते। तो अभी हम अगले सत्र की ओर चल सकते हैं। नमस्ते कविता जी। तो अगला जो हम बात करने वाले हैं अगले सत्र में, वो हमारी बात इसी से जुड़ी हुई है और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसमें जानेंगे कि जल गुणवत्ता की निगरानी की जो बात है, वो निगरानी और उसके साथ में नियंत्रण, मतलब वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट भी और सर्विलेंस भी, इस पर हम बात करेंगे। अभी सत्र में इस पर बात हुई थी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अब इसी को लेकर मेरा एक सवाल है सभी साथियों से, चैट बॉक्स पर लिखे सभी साथी। सवाल कोई भी साथी पढ़ सकता है। मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है
यस नो बोलिए। हाँ दिखाई दे रही। जी जी, तो सवाल कोई साथी पढ़ेगा, कोई भी साथी पढ़े। जल गुणवत्ता की बुनियादी ढांचा कैसे कायम रह सकता है? बिल्कुल, सवाल यही है कि हम जो गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और उसके ढांचे की भी बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारा बुनियादी ढांचा है वो कैसे कायम रह सकता है, जिसकी अभी हम इससे पहले वाले सत्र में पूरी तरह से बात किए। तो साथी चैट बॉक्स पे इसका जवाब लिख सकते हैं। 1 मिनट का समय है सबके पास, प्लीज लिखते जाइए। शुद्ध जल वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विलेंस थ्रू VWSC, गुड। DAP सरला जी भी लिख रही हैं कि टेस्टिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग भी साथ में, ठीक है, थैंक यू बिमला जी। सोनी जी भी टेस्टिंग लिख रही हैं, शुद्ध जल लिख रही हैं, बिमला जी मॉनिटरिंग भी लिख रहे हैं, प्रतिमा जी, ठीक है, तो थैंक यू। ये सब बिल्कुल सतत निगरानी की भी बहुत जरूरत है, तो इसको हम आगे सब साथियों, सभी साथियों के अच्छे से जवाब आए हैं और सभी कह रहे हैं कि निगरानी, शुद्ध जल और तो आप सभी की बात इस तरह से इकट्ठी देखी जा सकती है कि हमको यदि इसकी संरचना, जो जल गुणवत्ता की संरचना की जो हम बात कर रहे हैं, तो हमको इन चीजों के साथ उस गुणवत्ता को सतत या उसका जो ढांचा है बनाए रखने के लिए इन 3 बातों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो हमारे जल उपचार के संयंत्र हैं उन पर, दूसरा जो हमारा वर्षा का जल है उसके संचयन की बात हमको करनी होगी, और जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं उनको, और जो प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली किटें हैं उन किट को हमको ध्यान में रखना होगा। अब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट का, इसको बनाए रखने के लिए भी हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। उसमें सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे साथियों ने चैट में लिखा भी था। तो हर स्तर पर जब तक सामुदायिक भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। हम बहुत सारे कामों को किए हैं और जिसमें हमने सफलताएं भी पाई हैं। पूरा देश एक होकर जब काम किया है और बिल्कुल समुदाय स्तर से जब उसकी जंग लड़ी गई है तो हमने वो जंग जीती भी है। पोलियो जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह से जब भी हम वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं तो इसमें भी जो समुदाय की भागीदारी और समुदाय के द्वारा निगरानी और समुदाय के द्वारा परीक्षण की बात इसमें होनी चाहिए। और जो व्यवहार परिवर्तन की बात है इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। अभिग्रहण के साथ लोग उसको अडॉप्ट कर लें, लोगों की उसमें आ जाए, एडॉप्शन में, अभिग्रहण में हो लोग उसको, और उसके साथ उनका व्यवहार परिवर्तन की बात हो। और जो अभी हम VAP की बात किए थे तो वो एक बहुत अच्छी डिजाइन की हुई VAP हमारे सामने हो। वो VAP भी हमारी वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस में मदद कर सकती है। आगे बढ़े। तो अब दूसरा सवाल मेरा फिर आ गया है कि वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस की संरचना क्या है। कोई भी साथी लिखें चैट पर लिख सकते हैं। WTP वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विलेंस प्लानिंग टेस्टिंग, ठीक है, शिवानी जी ने लिखा है।
वाटर टेस्टिंग, क्वालिटी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सभी को। जो हम संरचना की बात हम कर रहे हैं, वो संरचना इस तरह से देखी जा सकती है कि जो पेयजल की गुणवत्ता की जो निगरानी की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं। यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो PHED है, जो गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार भी है, और जो अधिकृत राज्य हैं उनको 2% तक के वित्तीय आवंटन के साथ है। और जो जल स्रोत और FHTC से प्रयोगशाला के माध्यम से भी हम जल परीक्षण की बात की है। ये हमारी संरचना में FHTC मतलब फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ये जो इसकी भी बात है। और ग्राम पंचायतों द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी टीम की जो अभी भट्टराम सर ने भी बात करी, और जो VWSC जैसे जो ग्रामीण समुदाय की जिम्मेदारी है, ये पूरी संरचना हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी हुई है। अब इसमें कौन जिम्मेदार होगा, इसकी गतिविधि क्या होंगी, और इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे, तो ये एक कॉलम आप सभी साथियों को दिखाई दे रहे होंगे। इसमें गतिविधियों में तयशुदा है कि परीक्षण की अवधि क्या होगी, कौन लोग उसकी जिम्मेदार पर्सन है, तो इसमें जिला एवं उपमंडल स्तर की प्रयोगशाला है उसके लिए जिम्मेदार है। जो वाटर क्वालिटी प्रभावित क्षेत्रों की नियमित निगरानी करना इसकी दूसरी गतिविधि है। इसको हम PHED और RWS विभाग करते हैं। प्रशिक्षण और IEC गतिविधियां, तो ये एक तीसरी गतिविधि है, और इसके लिए जो जिम्मेदार पर्सन है वो ISA, ग्राम पंचायत और VWSC, ये तीनों जिम्मेदार पर्सन है इसके लिए। रिकॉर्ड रखना, तो रिकॉर्ड इसका कहाँ रखा जाएगा, रिकॉर्ड 3 जगह पर हम इसको रखने की बात कर रहे हैं। एक PHED जो जिला स्तर पर रखेगी, और दूसरी जो ISA की बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड रखेगी, और जमीनी स्तर पर जो हम बात कर रहे हैं VWSC की, जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटियां जो हमारी ग्राम स्तर पर बनी है। और इसकी निगरानी की जो चौथी जो हमारी गतिविधि है, पांचवी जो गतिविधि है वो है जल गुणवत्ता निगरानी। तो इसकी जिम्मेदारियों के लिए भी अलग अलग उप समितियां हैं जो ग्राम पंचायत की हैं, जैसे VWSC। अभी जो हम बात की है कि इसके 3 जो मुख्य है कि जो 13 बुनियादी मानकों के लिए प्री और पोस्ट मानसून परीक्षण भी है। 250 पानी के सैंपल माह की जांच करने की भी जो जिला लैब की जिम्मेदारी है। उपमंडल मोबाइल प्रयोगशालाओं द्वारा सकारात्मक परीक्षण किए गए, और नमूने के अलावा ये दोनों ऊपर की बातें हैं। तो अब जो संरचना है, जो अभी हम इतनी अच्छी से बात की है, बहुत अच्छे से समझ में आई कि जो पूरी संरचना है ये तो बहुत अच्छी है। तो क्या ये वास्तव में समुदाय के साथ जमीन पर लागू हो रहा है? साथी कोई भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स पर। यस 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 जी, 80%, ठीक है। यस यस, कपिल सर भी यस लिख रहे हैं, रमन जी भी यस लिख रहे हैं। यस जी सर, हो रहा है बिल्कुल। तो जो समुदाय आधारित जल गुणवत्ता निगरानी की जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारी जगह पर बहुत अच्छे से हो रहा है। पर यदि पूरी तरह ये सब कुछ हो रहा होता तो शायद हम और आप यहाँ ना होते। तो इसके लिए कि इसकी निगरानी और गुणवत्ता बनी रहे अच्छे से, उसको भी हमको अब ध्यान में रखने की जरूरत है। जो बहुत सारे लोग अपने अपने अनुभव से लिखे हैं कि यस 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 हो रहा है, बिल्कुल ठीक। मैं भी अभी फील्ड में जाके देखता हूँ तो बहुत सारी जगह हमारे बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। यदि मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहाँ 200 पंचायतों में मुझे जाने का मौका मिलता है, और मैं कभी कभी देखकर भी आता हूँ। तो बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे, और आज वहाँ बढ़िया नल से पानी आ रहा है। तो ये हमारे विभाग के साथियों का और बहुत सारे
लोगों के मेहनत का फल है। पर अब इसमें हमें समुदाय की भागीदारी जब तक पानी के परीक्षण में नहीं होगी, एक तो परीक्षण में उसकी भागीदारी की जरूरत है, दूसरी निर्णय लेने में भी। तो इससे जब हम इन चीजों की जब निगरानी की बात समुदाय को जोड़ेंगे और वो निगरानी समुदाय खुद करेगा, तो उसके लाभ हमें 3 तरह से मिलेंगे। एक तो उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी और जल सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी और उनके प्रबंधन में भी वो लोग योगदान करेंगे। ये भी बहुत जरूरी है कि हम बिल्कुल इसमें बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं और वो हर पंचायत में 5-5 महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट का प्रशिक्षण भी देते हैं और किट भी प्रदान करते हैं। किट भी उन्हें वहीं दे रहे हैं और जो उनका रिकॉर्ड और डेटा भी उनका एकत्र कर रहे हैं कि कौन हमारी महिलाएं हैं और जो इसमें ट्रेंड है और वो आगे भविष्य में करेंगी काम। पर अब फिर वही बात कि ये जो निरंतरता है, हम एक बार तो करके आ पाए, तो जो 3 सवाल फिर मेरे सामने खड़े हो रहे हैं कि ये सारी चीजें तो अच्छी हुई, पर इसके साथ हमें ये भी देखना है कि हम 5 महिलाओं को किए, पर वो इस परीक्षण को जारी क्यों रखेंगे? क्या वो इसकी रिपोर्ट पर जो उनके पास परीक्षण की रिपोर्ट आएगी उसको वो कहाँ साझा करेंगे, उस पर वो क्या कार्रवाई करेंगे और कैसे इसका परिणाम पानी की गुणवत्ता पर पड़ेगा? तो ये भी हमको ध्यान में रखना है जब भी हम बीएपी की बात करें तब। तो इसको हमको बात कहाँ जोड़नी है, समुदाय की आवाज और जो हम जल अभियंता की बात कर रहे हैं, आखिर ये दोनों कैसे आपस में जुड़ेंगे, ये सवाल है। अभी जो हम बातचीत किए वो बिल्कुल एक आदर्श बातचीत थी कि हमने महिलाओं को ट्रेंड किया, VWSC को बनाया, निगरानी में समुदाय की भागीदारी की, पर जो समुदाय की आवाज जो फील्ड टेस्टिंग किट के बाद निकल कर आई उसमें बहुत दिक्कतें हैं या क्या है, वो उसकी गुणवत्ता की जो रिपोर्ट है वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगी? कोई भी साथी बता सकता है कि वो कैसे जुड़ेंगे? कोई भी साथी प्लीज चैट पर लिखिए। JJM जल जीवन मिशन से, ठीक है, योगेश जी ने लिखा है। सरला जी डिजिटल प्लेटफॉर्म, गुड। JJM सर्वे करके, ठीक है ठीक है। टेस्टिंग रिकॉर्ड के लिए, बीएपी के लिए, ठीक है, समिति से, ठीक। चलिए, थैंक यू सभी को। तो ये जो बात हम किए हैं, ये जो संचार की बात है, जो अभी जो हम एक दूसरे से जुड़ने की बात जो हम कर रहे हैं, तो इसमें हम 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो जब IEC पर केंद्रित होगा पूरा काम, दीवार लेखन, पैम्पलेट, नुक्कड़ नाटक, और दूसरा हम जो 2 तरफा संचार अभी इस समय बड़ा अलग स्थिति में है, तो हमें व्यवहार परिवर्तन को सक्षम करने के लिए 2 तरफा संचार माध्यम नहीं है इस समय हमारे पास, तो वो हमको ध्यान में रखना है। एक दूसरे के साथ बात करनी होगी, स्पीकिंग बॉल तैयार कर सकते हैं, अभी कोई बोला भी था डिजिटल कनेक्टेड बॉल पेंटिंग करा सकते हैं, ये उसका एक प्रारूप है जो अदर स्टेट में इसको अपनाया गया है। सकारात्मक व्यवहार प्रणाली जो परिवर्तन समर्थन प्रणाली को भी सक्षम बनाएगी, क्विज और मजबूत करता है और टिगर और नजीज को प्रसारित करने में मदद करता है। ये स्पीकिंग बॉल के भाग हैं जो अभी हम स्पीकिंग बॉल की बात की है, उसमें ये 4 हिस्सों में हम उसको तैयार करते हैं। पहले हिस्से में जो हमको दिखाई दे रहा है वो समस्या, और उसके साथ में हम उस समाधान का भी चित्रण करेंगे। दूसरी तरफ हम पूरा संदेश लिखेंगे कि हमारा मुख्य संदेश क्या है। तीसरा, उसका डेटा हम एक साथ शेयर करेंगे। उसमें PRA जो अभी सर ने सबसे पहले बताया था कि हम पूरी समुदाय आधारित वहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे, वहाँ की आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, वहाँ की सामाजिक संरचना की बात करेंगे, वहाँ की भौगोलिक संरचना की बात करेंगे। उस हिसाब से वो जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो
दूसरा करेंगे, और तीसरा हम इन सबको डिजिटल कनेक्ट करेंगे। सुनो बोलो को भी सक्षम करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सुनो बोलो भी एक अलग तरह का अभियान है। इसमें हम सुनो के आधार पर हम चर्चा करेंगे, नई लर्निंग के साथ हमने क्या सुना, क्या रिकॉर्ड किया और हमने क्या कार्य किया, वो हम जब नीचे ले जाएंगे बस्ती के साथ, उन बस्तियों के साथ हम इन बहुत सारे छोटे छोटे समूह होते हैं, उन पर हम उस पर चर्चा करेंगे। और जब हम सुनेंगे बोलेंगे तो बोलो के आधार पर हम काम करेंगे। तो इसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब मेरा फिर एक सवाल आपके सामने है। सवाल कोई भी साथी पढ़ेगा? कोई भी साथी पढ़ सकता है? मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना? WQMNS में कौन से डेटा प्रोटोकॉल और रिकॉर्डिंग प्रारूप है? हाँ, कोई भी साथी लिख सकते हैं क्या चैट बॉक्स पे? प्लीज लिखिए। MIS ठीक है, टेस्टिंग वाटर क्वालिटी टेस्टिंग डाटा ठीक है, टेस्टिंग डाटा सैनिटरी सर्वे ठीक, MIS बिल्कुल। तो जो हमारा रिकॉर्डिंग प्रारूप है या जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि जो जल गुणवत्ता निगरानी टीम है, या जिनको हम पंचायत के प्रतिनिधि कह रहे हैं या जिनको हम VWSC कह रहे हैं, वो इसको PhD के साथ FTK के परिणाम को साझा करते हैं। ये जो हमारा प्रोटोकॉल है, प्रयोगशाला में एकत्र किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण डेटा को हम वाटर क्वालिटी MIS जैसे ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म में अपलोड करते हैं। बिल्कुल ठीक, कभी बहुत सारे साथियों ने इसको लिखा भी। और जो हॉट स्पॉट है, जो हॉट स्पॉटों में जल स्रोतों के जल गुणवत्ता डेटा की जो विशेष रूप से JJM IMSI के माध्यम से निगरानी की जाती है। बिल्कुल, थैंक यू, सभी साथियों ने अच्छे से लिखा। ये इसको हम ध्यान में डेटा रिपोर्टिंग बिल्कुल इस स्तर से हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह से मासिक भी है, साप्ताहिक भी है और मौसमी भी है। इन तीनों को हमको ध्यान में रखना होगा और उसी हिसाब से हमको वहां की जांच करनी है और वहां का डेटा रखना है। अब सवाल है कि क्या जल गुणवत्ता डेटा आसानी से पहुंचाया जाता है? ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको पहुंचने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो चूंकि इसके भी 3 बड़े अलग पैमाने हैं कि वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ये एक तो ये डाटा आसानी से किसी की समझ में नहीं आता है, और लोग चूंकि इससे जो भी दिक्कतें हैं, इससे जो भी नुकसान है, वो बहुत धीमी गति से हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, और उसका जो असर है वो एक लंबे समय के बाद हमारे शरीर में दिखाई देता है। तो हमें इन 3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम ऐसा डेटा तैयार करें जो लोगों को आसानी से समझ में आए, और हमको खतरे को दृष्टिगत रूप में रखना होगा। हमको खतरा पहले दिखाना होगा, और जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई के लिए जो संचार हम करेंगे, जो हमारा तरीका होगा, ऐसा तरीका कि उसका कुछ बेहतर आउटपुट हमारे पास आए। देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे खतरों की, तो जल स्वास्थ्य का खतरा है। बच्चों में दांतों की जो दिक्कत है, वयस्कों में जो जोड़ों के दर्द की बात है, महिलाओं के अंदर जो एनीमिया की बात है, चाहे वो अंगों में विकृति की बात है, ये सारी चीजें जो अभी हम बात की ट्रिगर करने के लिए लोगों को काम में आती हैं। और इसको हमें लोगों को बताना भी होगा कि हम पानी तो पी रहे हैं, पर हमारे जो हम पानी पी रहे हैं उससे क्या क्या समस्याएं हो रही है, खतरे हैं, इनको हमको पहचानने की जरूरत है। तो लोग जरूर ट्रिगर होते हैं और इसमें जुड़ते हैं। अब परिणाम को हमें किसके साथ साझा किया जाना चाहिए?
तो हम जो साझा करने की बात कर रहे हैं, तो जो पीएचईडी की बात हमने की, वाटर क्वालिटी निगरानी विभाग को, निगरानी दल को, ग्राम पंचायत, बीडब्ल्यूएससी के साथ पानी की गुणवत्ता को, जो प्रभावित क्षेत्रों के परिणाम है वो साझा करने की जरूरत है। जब वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस के जो परिणाम जब बीडब्ल्यूएससी द्वारा गांव की बैठकों में समुदाय के साथ साझा किए जाने चाहिए, और जब ऐसा होगा तभी वहां से कुछ और अच्छे से आउटपुट हमारे पास आएंगे और एक जैसा संदेश सभी साथियों को मिलेगा। जब हम पंचायत की बात कर रहे हैं तो हम ग्राम पंचायतों में बता सकते हैं, इस पूरी योजना का उद्देश्य भी हम उनको बता सकते हैं। तीसरा, हम स्कूल के बच्चों के साथ इसको साझा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। चौथा, जो हम महिला समूहों की बात की है, उन महिला समूहों के साथ हम साझा कर सकते हैं, क्योंकि महिला समूह को भी उन खतरे के उसको बताने की जरूरत है कि हमारे पास जो पानी है उस पानी से हमको क्या क्या खतरे हैं। इस तरह का भी पूरा माहौल हम बना सकते हैं। जो अभी हम बातचीत किए कि हम किस तरह से बहुत सारे जो आदर्श गांव के जो दीवार पेंटिंग और कुछ स्लोगन्स जो जिला डूंगरपुर का है, वहां का लिखा हुआ जो दीवार पर, ये सब अलग अलग तरह से पंचायत के लिए 2 गज दूरी या नहीं कोई मजबूरी, सोचो आने वाला कल, जो कोरोना के लिए लिखे, हम पानी के लिए भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो जो अब व्यवहार परिवर्तन के लिए वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस क्या है, तो एक संचार माध्यम से हम व्यवहार परिवर्तन सक्षम हुआ, डेटा को विजुअल संदेशों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यदि हम दीर्घकालिक लाभ की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए दीर्घकालिक लाभ के लिए इस परिवर्तन को हमको ट्रैक भी करना होगा। तो ये जो 3 मुख्य बातें हैं, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर अभी की बातचीत का सारांश यही है कि हम अच्छी तरह से जो हमारा वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस है, और यदि हमको वाटर क्वालिटी संरचनाओं को अच्छे से डिजाइन किया गया है तो वाटर क्वालिटी संरचनाओं को बनाए रखने में ये मदद करेगा। दूसरा, 2 तरफा संचार का जो माध्यम है वो एक सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन की जो प्रणाली है उसको सक्षम बनाएगा, क्योंकि जब तक 2 तरफा संचार नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और तीसरी जो हम बात कर रहे हैं कि जो प्रत्येक हितधारक के साथ अनुकूलित डेटा आधारित संचार विशिष्ट कार्यों और संदेश भेजने में भी मदद करेगा, क्योंकि जब तक हम इन 3 पूरी चीजों पर हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम इन बिंदुओं को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमको यही चाहिए। पूरी ओवरऑल जो अभी तक हमने बातचीत की उसका सारांश यही है कि अच्छी तरह से डिजाइन किया गया वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बहुत अच्छे से अपना सेशन को बहुत अच्छे से लेने के लिए थैंक यू सर। तो मैं टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करता हूँ और असेसमेंट बिल्कुल सर भेज दीजिए चार्ट बॉक्स में। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू टू ऑल। हेलो, टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करता हूँ चार्ट बॉक्स में, हाँ देख लीजिए आप, चार्ट बॉक्स में लिंक भेजा गया है तो आप लोग उसके लिंक को ओपन करके आप लोग अपना, हाँ दूसरे बार और एक बार चार्ट बॉक्स में डाला गया है, आप लोग उसको ओपन करके अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो असेसमेंट है। अभी तक 13 रेस्पॉन्सेस आ चुके हैं, जो एवरेज स्कोर है 2.36 है। चार्ट बॉक्स में आप लोगों का जो स्कोर कर रहे हैं उसका भी सबमिट कर सकते हैं, कितना क्या स्कोर कर रहे हैं। जो भी सवाल आप लोगों को अच्छा लगा है वो भी आप लोग चार्ट बॉक्स में डाल सकते हैं।
लिंक ओपन होने में भी कोई दिक्कत हो तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। तो अभी तक आप लोग देख पा रहे हैं 34 रेस्पॉन्स आ चुके हैं, जो एवरेज स्कोर है 2.62 है। और सागर जी का कंप्लीट हो चुका है। तो और कोई किसी का कंप्लीट हुआ है तो डन भी लिख सकते हैं, स्कोर भी लिख सकते हैं। पीडी अटेस्टेशन कोड थर्ड असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद एंडिंग कोड जो होता है वो मिलेगा। तो अभी के असेसमेंट में पीडीएफ कोड नहीं मिलेगा। थैंक यू संजय जी 3/4 रखने के लिए। गायत्री जी थैंक यू 2/4। थैंक यू प्रतिमा जी 4/4। थैंक यू सुनीता जी 4/4। अभी तक 68 रेस्पॉन्सेस आ चुके हैं, एवरेज स्कोर 2.57। थैंक यू श्रद्धा जी। थैंक यू शिवानी जी। थैंक यू आनंद जी। किसी को भी इंटरेस्टिंग लगा है कोई भी सवाल, उसको भी लिख सकते हैं। कौन सा सवाल आपको अच्छा लगा है या इंटरेस्टिंग भी लगा है, वो भी आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक 91 रेस्पॉन्सेस आ चुके हैं, एवरेज स्कोर 2.55/4। बहुत अच्छा, 4/4 बहुत बहुत रख रहे हैं। स्पीकिंग वॉल के बारे में बोल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। आनंद जी बोल रहे हैं ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू आनंद जी। क्वेश्चन नंबर 2, थैंक यू। सचिन जी बोल रहे हैं करंट कम्युनिकेशन ऑन वाटर क्वालिटी। फुल फॉर्म ऑफ WQMS आप पूछ रहे हैं या वो अच्छा लगा है? तो WQMS का फुल फॉर्म है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। थैंक यू थैंक यू। ओके, हमारा तीसरा नंबर जो सबसेशन है उसके ऊपर चलते हैं। तो आप स्क्रीन को, हेलो टेक्निकल टीम, स्क्रीन को आप क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड सबसेशन है वो करण सिंह जी ये लीड करेंगे। करण सिंह जी है हमारा राजस्थान डूंगरपुर से हैं, जो कि फ्लोराइड मिटिगेशन के ऊपर इंद्रम से 4 साल से काम कर रहे हैं और वाटर क्वालिटी का कोर्स भी कर चुके हैं। तो मैं करण सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना जो सबसेशन है उनको आगे की ओर ले जाए। सभी को एक बार पुनः इस सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं भट्टाराम जी और मनोज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा सेशन दिया है। क्या आप इसकी स्क्रीन शेयर करेंगे सुमन जी? हेलो, टेक्निकल टीम से कोई है क्या स्क्रीन शेयर करने के लिए? ओके, मैं कर रहे हैं। हाँ, आप आगे चले गए हैं। अतिकुर आप आगे हैं। 66 थोड़ा सा बैक करिए। 66 नंबर स्लाइड। नहीं सुमन जी, अब वो स्लाइड छूट रही हैं 2 से आगे वाली 2 से 3। तो क्या आप उसको शेयर करेंगे कि आपके पास पूरा हो? ओके,
उसमें क्या ना कि आगे वाली जो 3 स्लाइड है वो छूट रही है, इसके अंदर नहीं दिख रही है मुझे। मेरे पास भी 66 नंबर्स नहीं है। ओके, मैं आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, मैं करता हूँ। नहीं यहाँ से तो है ना आपका? नहीं, सुमन थोड़ा और आगे चलिए उनको। नहीं, ये स्लाइड से और आगे था। शायद इसमें नहीं आ रही है, 2 से 3 स्लाइड है, जो पहले जो स्लाइड है ना वो नहीं नजर आ रही है। ओके, तो मैं क्या आपके पास दूसरा सेशन कोई पड़ा हुआ है क्या? 66 नंबर स्लाइड से ही मेरा स्टार्ट हो रहा है मेरे पास। नहीं है। वेट, मैं करता हूँ, चेक कर। हाँ हाँ, वाई जी प्लीज। अब सुमन जी आप उसको बंद कर दीजिए। माफी, थोड़ा समय के लिए थोड़े, यस, यहाँ से स्टार्ट है। ओके, बिल्कुल। तो आज जो बात करेंगे हम लोग जल गुणवत्ता की डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, कि हमारे जो पानी की जो जल गुणवत्ता है उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या रोल होता है। नेक्स्ट, मेरा आप सभी से सवाल है, एक अनुरोध भी है साथ ही, कि आप चैट बॉक्स में उसका इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? क्या आप उस चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? ओके, सचिन जी लिख रहे हैं रेडियो स्पीकिंग वॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, WQMIS, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी पवन कुमार जी ने बहुत अच्छी पता है। सचिन जी टीवी प्रोटोल मोबाइल सोशल मीडिया, चंद्रजीत F, काफी अच्छे आंसर आ गए आप सभी के, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है कि सेवाओं का आदान प्रदान करना। जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह पर बैठे हुए दूसरी जगह पर हम लोग कोई सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना। जैसे हम आजकल सोशल मीडिया के थ्रू किसी मैसेज कर रहे हैं, आज हम जब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को हम देख पा रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज आदान प्रदान कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेवाओं का आदान प्रदान, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना। तो उसके माध्यम से ही हम सारी जो वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग डिजिटल के माध्यम से अपनी सेवाओं का जो आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, बिल्कुल। तो दिन प्रतिदिन के उदाहरण, जैसे कि फेसबुक पर हम लोग अपने जो विचार है उनको व्यक्त करते हैं। फेसबुक पर हम लोग जो लिखते हैं अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। तो एक सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा उदाहरण है डिजिटल प्लेटफॉर्म का। साथ ही यूट्यूब, आज खाना बनाने से लेकर हम लोग कहीं सारी चीजें जो यूट्यूब पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सारी जानकारियां आदान प्रदान कर सकते हैं, तो डिजिटल माध्यम से। ओला जो हो गया, हमें एक दूसरी से दूसरी जगह जाना है तो ओला हमें गाड़ी की सुविधा प्रदान करवाता है, हम एक दूसरी से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ओला इस सुविधा हमारे लिए
काम आती है। साथ ही कई सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही, आपका इंटरनेट इशू होगा इसलिए नहीं आ रही है। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, सभी को ऐसा हो रहा है? ओके, शिवानी जी कह रही आ रही है और सचिन जी कह रहे नहीं। ओके, अंजुम जी कह रहे हैं नो, आ रही है। ओके, तो एक बार आपका थोड़ा इंटरनेट इशू भी हो सकता है क्योंकि बाकियों को आ रही है, तो इसका मतलब आवाज यहाँ से हो रही है। एक बार अपना इंटरनेट इशू थोड़ा चेक कर लीजिएगा, या फिर एक बार आप रीजॉइन भी कर सकते हैं। ओके राजेश जी, थैंक यू, क्लियर है। विष्णु जी सर ओला का एक बार बता दीजिए। सॉरी, हेलो, ओला ओला के okay. बारे में सर। ओला जो है ना, ओला जो है, हम लोग अगर किसी ओला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसके माध्यम से हम हमारे मोबाइल में उसको अपने प्ले स्टोर के माध्यम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओला ये है कि हमें अगर गाड़ी की सुविधा चाहिए तो ओला एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से हम गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये हमें ये सुविधा प्रदान करता है ना, टैक्सी की सुविधा प्रदान करता है ना, ट्रैवल ऑफ। बहुत बढ़िया, सरला जी ने ये बता दिया आपको, चैट बॉक्स में भी लिखा है। नेक्स्ट। तो मेरा एक सवाल है आप सभी से कि पानी की गुणवत्ता के लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता क्यों है? पानी की गुणवत्ता के लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता क्यों? आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू मॉनिटरी, कपिल जी बता रहे हैं। ओके, फास्ट टेस्ट शिवानी जी बता रही हैं। ओके, श्रद्धा जी बता रही हैं कि डेटा जल्दी से मिलता है, ठीक है। हरिओम जी फॉर सोशल अवेयरनेस, ठीक है। प्रीतम जी प्रॉपर कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। पूर्णिमा जी बता रही है अवेयरनेस, ठीक है। रितिमा जी फास्ट। ओके, तो आप सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं और काफी सटीक भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट। तो जैसा कि वाटर QMIS का जो बताया, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस, आपको मनोज जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था कि ये जो प्रभाव है, जिससे स्वास्थ्य प्रभाव के खतरे को बताता है, या फिर हम लोग पानी, कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए, किस पानी में क्या कंटामिनेशन हो सकते हैं, कौन सा पानी शुद्ध है, कौन सा पानी पीने लायक नहीं है। जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोराइड में हमें कितनी मात्रा में फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ये सारी जानकारी है। तो ये प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हमें यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट। तो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस का डेटा जो भी है, एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, अगर हम वहां पर जाकर बात करते हैं, तो वो डेटा विश्वास लायक होना चाहिए। अगर हमें किसी डेटा पर विश्वास नहीं है तो हम उसको एक बार हम लोग अगर किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जैसे ISA VWSC होती है, तो उनको जो गांव लेवल की कमेटी होती है VWSC, और DWSM, हम लोगों ने पहले भी इस पर बात करी है। ISA जो होती है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है, उसके माध्यम से जो VWSC उनको ट्रेनिंग देती है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा होना चाहिए वो विश्वास लायक होना चाहिए। इस पर हमें सोचने की और विचारने की आवश्यकता है। नेक्स्ट। फिर से मेरा एक सवाल है आप सभी से कि जल गुणवत्ता पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम क्या उम्मीद करते हैं, है ना। जल गुणवत्ता और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम क्या उम्मीद करते हैं? आप आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। सही इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया शिवानी जी। ओके, सरला जी रीएबिलिटी नो। ओके, प्लीज, ठीक है। राजेश जी जानकारी मिली है। ओके, शिवानी जी अवेलेबल। ओके, कम्युनिकेशंस, ठीक है, सही जानकारी। नरेंद्र जी बहुत बढ़िया। योगेश जी डेटा इन्फॉर्मेशंस, काफी बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप सभी के, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट। राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जल गुणवत्ता डेटा प्लेटफॉर्म की अपेक्षा, हम क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं इनसे? तो स्थान का समय, जैसे कि कौन सी जगह पर, जैसे कि तालाब है तो कौन सी जगह पर तालाब है, अगर कोई डेटा कलेक्ट किया गया है तो कौन से स्थान से किया गया है, किस समय किया गया है
है ना। एवं जो अगर कोई कुआ है तो उसकी क्या गहराई है, जो जलाशय है उसकी क्या गहराई है, तालाब की क्या गहराई है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उपयोग में आसानी होना चाहिए। जैसा कि मैंने VWSC का जिक्र किया, तो VWSC एक गांव लेवल की कमेटी है, तो डेटा जो भी हो वो आसान हो और उसे उपयोग में आसानी से लिया जा सके। और हमने जैसे विश्वास की बात करी, तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी डेटा है उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, उसको तब्दील कर पाएंगे। साझा करने की क्षमता, अगर कोई डेटा है, जैसे कि हम लोग एक PhD के पास कोई डेटा है, तो वो VWSC जो कमेटी उसको साझा करना चाहे तो वो आसानी से उसको साझा कर सके, है ना। तो उस प्रकार से जो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो अपेक्षा है वो कुछ इस प्रकार से है ना। समवरी की डेटा और जैसे स्वास्थ्य के लिए अवेलेबल ऑफ कमेटी ऑन लैंग्वेज, ठीक है जी। नेक्स्ट, यार जी प्रियंका जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रियंका जी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रियंका जी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या डिजिटल डेटा के लिए कुछ सरल ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है क्या डिजिटल डेटा के लिए कुछ सरल ओपन? यस, व्हाट्सएप बता रहे हैं। एम वाटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एम वाटर जो हम जिक्र करेंगे इसका, सोनल शर्मा जी यस, ठीक है। वाटर क्यू MIS, सुरती जी बता रही हैं टीवी, ओके। पूर्णिमा जी यश यस, हरिओम जी एम वाटर, ओके हरिओम जी बिल्कुल सही। तो काफी अच्छे आंसर आ चुके हैं आप सभी के। नेक्स्ट, तो ये जो है ODK जो होता है वो ओपन डेटा किट है। इसका ये उपयोग होता है कि हम लोग गांव में जो रूरल एरिया होता है, गांव में जाकर उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप चाहेंगे तो अपने प्ले स्टोर में जाइए और ODK को टाइप करेंगे तो ये हमें एप्लीकेशन वहां पर मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेबल नहीं है ना। अब ये जो एप्लीकेशन है उसका उपयोग करके हम लोग गांव में जितना भी जो डेटा उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा एक कुएं का हमने डेटा हमको लेना है, तो वहां पर कुएं की कितनी गहराई होगी, कितनी लंबाई होगी, ये कुआं किसका है, किस फले का है, कौन से गांव का है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हम उस पर कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके जो एडवांटेज है, इसके जो फायदे ये हैं कि हम लोग जब डेटा को ले रहे हैं तब हमें इंटरनेट सुविधा नहीं होगा तब भी हम इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम इंटरनेट में आएंगे, जहां पर हमारा अच्छा खासा इंटरनेट होगा, वहां पर इस डेटा को हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे सेव कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा एडवांटेज इसके यही है। नेक्स्ट, कोबो भी एक तरह से जो ODK वर्क करता है उसी तरीके से ही कोबो भी वर्क करता है। यहाँ पर भी इसी तरह से सारी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं और उस पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, ओके। तो ओपन सोर्स वाटर डेटा प्लेटफॉर्म क्या है? ओपन सोर्स वाटर डेटा प्लेटफॉर्म क्या है, कोई बताएगा? यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं एम वाटर। बहुत बढ़िया, बहुत सटीक आंसर जो मैं चाहता हूँ वो आंसर मुझे मिल चुका है। यहाँ पे सरला जी ने बताया एम वाटर, ठीक है। विमला जी बता रही है एम वाटर, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, तो ये जो एम वाटर है ये उड़ीसा की एक संस्था है, ग्राम विकास। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है, इस एप्लीकेशन का उपयोग करती है। एम वाटर जो है वहां पर उसके माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही एम वाटर जो ओपन सोर्स, इससे हमें
किसी तरह का कोई चार्जेबल नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ ही जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, क्या वो डेटा में हमें ये बताता है कि क्या ये पानी पीने लायक है, किस पानी का सेवन कर सकते हैं, किस पानी का सेवन नहीं कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम उस सारी जो जानकारी है, जो डेटा है, उसको हम वहां पर कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि कुछ अन्य जल डेटा प्लेटफॉर्म है, ये जो इंडिया ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म जो FES द्वारा डेवलप किया गया है, और एक जल टूल जो एट्री द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, मेरा सवाल है एक और आपसे भी कि जल गुणवत्ता में JGM डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? जल गुणवत्ता पर JGM डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? आप चैट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, WQMIS, बहुत बढ़िया। श्रद्धा जी, ओके। प्रीतिमा जी बता रहे हैं WQMIS, शिवानी जी भी WQMIS, ओके। अरुण प्रताप जी भी बता रहे हैं WQMIS, बहुत बढ़िया। आप सभी के सटीक हैं, काफी अच्छे आंसर कर रहे हैं आप सभी। नेक्स्ट, ओके फातिमा जी, WQMIS, ठीक है। तो WQMIS राष्ट्रीय जल जीवन मिशन गुणवत्ता MIS है। नेक्स्ट, तो ये जो WQMIS है, वो जो कोविड परीक्षण मॉडल पर बनाया गया है, उसी का ही एक रूप बनाया गया, जो यानी प्रत्येक पॉजिटिव केस पर अलर्ट की कार्रवाई की ओर ले जाता था। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जितने भी पॉजिटिव केस होते थे, उनको एक अलर्ट कार्रवाई की ओर ले जाता था। उसी तरह से MIS में जो जल जीवन मिशन में है, उसी तरह से उसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, जैसा भी आप जल जीवन को लॉगिन करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, जो स्क्रीन है वो इस तरह का दिखेगा कि कितने, जैसे कि आप देख पाएंगे कि कितने एक्टिव लेबोरेटरी हैं, विलेज है ना। तो ये जो FT के हैं, टेस्ट कितने हुए हैं, कहाँ पर क्या स्थिति है, जो ये आप देख पाएंगे कि कितने सैंपल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, यहाँ पर सैंपल टेस्टिंग यूजिंग FT के हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो पाएगी। आपको सीधे जाना है और जल जीवन मिशन पर, और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर कोई भी इसको देख सकता है, और कभी भी उसको लॉगिन करके आप सारी जानकारी देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो जैसा कि आप केस स्टडी टेस्टिंग केस 1 में देख पा रहे हैं कि एक हमारी जो ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ना, जो NM होती है, वो अगर ये जो स्वास्थ्य सुविधा में मल का सॉल्यूशन में परीक्षण करती है और उनको मल सॉल्यूशन मिलता है, तो ये जो उसको देखने वाला जो डिपार्टमेंट है, उसको रेड अलर्ट जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और वहां पर जो भी उसको जो PhD डिपार्टमेंट है या फिर कोई अन्य डिपार्टमेंट, तो उसको पर कार्रवाई ट्रिगर को जाएगी। नेक्स्ट, तो इसी तरह से टेस्ट केस 2 में देख पा रहे हैं कि VWC अगर उसको टेस्टिंग करता है और उसको वहां पर आर्सेनिक मिलता है, तो उसको रेड अलर्ट जाएगा, और वहां पर जो भी कार्रवाई करने वाला डिपार्टमेंट होगा, जैसे PhD हो गया, तो वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, या फिर कोई प्लांट खराब हो गया तो उसको सही करवाएंगे। तो उस तरह की सारी जो जानकारी होती है, वो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट, मेरा आप सभी से एक और सवाल है कि जल गुणवत्ता और डिजिटल क्या कुछ इनोवेशन हो रहे हैं? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसका। अगर आपको पता है कि इनोवेशन हो रहे हैं तो यस, नहीं पता है तो नो। जल गुणवत्ता और डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या इनोवेशन? ओके, संतोष जी यस, ओके। भारती ओके, अर्पिया जी बता रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। ओके, विमला जी यस, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज हम देखा जाए तो डिजिटल का जो आज वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, वो पूरा ही डिजिटल युग हो गया है। इसी का एक उदाहरण है ब्लॉकचेन, है ना। तो ब्लॉकचेन जो समुदाय के आधार पर जल गुणवत्ता को डेटा का संग्रह करता है, एक क्रांति ला चुका है। साथ ही जो ब्लॉकचेन है, वो असहमति को विकसित की जा सकती है, एवं
जो हमारा यहाँ का डेटा की प्रतिवादी परिस्थितियों के बीच में जो विश्वास विकसित करने की में मदद कर सकता है, एवं जैसे समुदाय के आधार पर एफटीके हो गया है ना, परीक्षण में प्रयोगशाला का परीक्षण कैसे किया जा सकता है, ये सारी जो जानकारी वो ब्लॉकचेन के माध्यम से। सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। क्या मेरे सबको आ रही है आवाज मेरी? कोई और बताएगा मेरी आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? अब आ रही है सर। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये AI और ML, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, है ना। ये बताता है कि, जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि उदाहरण ये है कि जैसे मछुआरे जो होते हैं वो मछली पालन जो करते हैं, उनके लिए जो मछलियां होती है उनके लिए ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो, और मशीन लर्निंग जो होती है वो ये बताती है कि इनको कितने ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी ये सारा दायरा उनको फिक्स करती है ताकि उनको पता लग जाता है कि ये खतरे का निशान है। साथ ही हमने जैसा आजकल के जो यूज हो रहा है कि जैसा ट्यूबवेल हो गया या फिर बोरवेल हो गए, कुएं हो गए, उनके अंदर भी इस सेंसर का उपयोग किया जा रहा है ताकि वो भूमिगत जल को बता सके कि अभी ये इसमें भूमिगत जल में काफी कमी आई है। तो ये सारे खतरे को निशान को दर्शाता है। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लोराइड की स्थिति है ना, जैसा भूमिगत जल में इस डिजिटल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके जो फ्लोराइड की स्थिति है, जो भूमिगत जल है उसके अंदर फ्लोराइड की क्या स्थिति उसको दर्शाता है। नेक्स्ट, इसी तरह से भूमिगत जल में जो आर्सेनिक की प्रॉब्लम्स है, जो आर्सेनिक की स्थिति है, उसको कितना आर्सेनिक है या कितना नहीं, और उसको ये दर्शाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिजिटल ट्विन्स, है ना, अभी आधुनिक युग में इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। जैसा कि हम लोग उदाहरण के तौर पर बताऊं, इसरो और नासा जैसे रॉकेट को छोड़ा जाता है तो ये बताता है कि इसका जो धूमकेतु है वो कहाँ पर है, अगर वो सही दिशा में है या नहीं। अगर हम उदाहरण सेकंड के माध्यम से समझें तो जैसे मौसम की जानकारी कौन देता है, जैसा कि हमारे देश में, हमारे जो भारत देश में सुपर कंप्यूटर जो होता है वो मौसम की जानकारी देता है कि बारिश होने वाली है या नहीं, क्या कल का तापमान क्या रहने वाला है। तो वो सारी चीजें जो है वो सुपर कंप्यूटर हमें बताता है। उसी तरह से जापान में भूकंप की समस्या बहुत अधिक है ना, जापान में भूकंप की समस्या बहुत अधिक है, तो वहां पर जो सुपर कंप्यूटर है वो बताता है कि भूकंप की स्थिति को बता रहा है। तो अब पानी में डिजिटल ट्विन्स का क्या उपयोग है, तो हमें ये बताता है कि जो डिजिटल ट्विन्स है जो पानी में, उसका ये उपयोग है कि वहां पर एक पूरे नक्शे में हमें ये बता देगा कि कहाँ पर जलाशय है, कहाँ पर जलाशय नहीं है, तो कहाँ पर बाढ़ आने वाली है और कितनी बारिश होने वाली है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमें आने वाली समस्या उसका पता चलता है कि ताकि हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें, है ना। तो इस तरह से हमें डिजिटल ट्विन्स का हम उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट, तो आज हमने जो जाना वो जाना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के पानी की गुणवत्ता पर डेटा मिलना पहुंचना मदद करता है, एवं JHM के पास जो सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के समुदाय है की सहयोगिता और समर्थन करने के लिए WQMIS का जो डेटा होता है वो हम बिल्कुल लॉगिन करके उस पर सारा डेटा हम लोग देख सकते हैं। जल गुणवत्ता पर डिजिटल प्लेटफॉर्म ने खोज इस क्षेत्र के लिए तेजी से बदल रहे हैं। जैसा कि हमने ब्लॉकचेन के बारे में जाना, डिजिटल ट्विन्स के बारे में जाना, तो एक क्रांति सी लाए हुए हैं और काफी डिजिटल वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज के सत्र को यहीं समाप्त करता हूं। अभी इंद्रेम फाउंडेशन की ओर से एक आपको लिंक प्राप्त होगा, तो आप जहां पर उस लिंक को क्लिक करके असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। ओवर टू यू सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो थैंक मच। यू करण जी, बहुत अच्छे से अपना सेशन को बहुत अच्छे से विस्तार रूप से में बोलने के लिए। तो मैं टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करता हूँ चैट बॉक्स में अपना लिंक को भेजने के लिए। तो आप लोगों के इंटरम की तरफ से एक चैट बॉक्स में लिंक आ जाएगा, तो उसके मदद से आप सबमिट कर सकते हैं असेसमेंट को। लिंक आ चुका है, आप लोग जो भी स्कोर कर रहे हैं चैट बॉक्स में डालते रहिए। और जो सवाल है उसका भी जो इंटरेस्टिंग लगता है उसको भी आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी तक 16 रेस्पॉन्स आ चुके हैं। ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मिलके आते हैं, तो ये इंग्लिश में आ चुके हैं 17 रेस्पॉन्सेस। अभी तक हिंदी में स्टार्ट नहीं हुआ। जिन लोगों का कंप्लीट हो रहा है वो चैट बॉक्स में डन या अपना स्कोर को भी मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों को असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद एक स्कोर आएगा जो पीडीएफ का एंड कोड है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग ये उसको भी कंप्लीट करना है, वो कंपलसरी है। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। अभी तक 38 रेस्पॉन्सेस आ चुके हैं, जो कि एवरेज स्कोर 2.11 है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, हमको फर्स्ट कोड और अंतिम कोड जारी नहीं हो पा रहा है। नहीं आया आपको? तो कोई चैट जी, बॉक्स में स्टार्टिंग कोड और एंडिंग कोड को प्लीज लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कोड और एंडिंग कोड, जिसके द्वारा सबको इजी हो जाए। फिर आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा है। थैंक यू सुनीता जी, आउट ऑफ 4। हाँ बोलिए। सेशन भर के विकल्प तो मैंने भर के भेजे हैं, मगर अंतिम कोड और स्टार्ट कोड दोनों ही नहीं आए हमारे। चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं, कोई कंप्लीट किया है तो स्टार्टिंग कोड और एंडिंग कोड। व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा स्टार्टिंग कोड एंडिंग कोड। नहीं आया ना सर, व्हाट्सएप से ही मैंने किया है। नहीं, आप ये लिंक के थ्रू जो करेंगे उसके बाद स्टार्टिंग कोड और एंडिंग कोड आता है। तो किसी को आया होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं स्टार्टिंग कोड एंडिंग कोड। तो जो नहीं आया तो सर क्या करेंगे उसके लिए? इसके लिए व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप से